नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है। ये एक महामारी है, लेकिन इस सब के बीच आपकी, हमारी, हम सब की भी तो एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ये कि हम सब मिलकर कोरोना नियमों का पालन करें, और उसके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और ये मास्क आप तब तक ना उतारें जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि औरों से बिल्कुल अलग, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहद अहम बैठक जारी है। देश भर में वैक्सीनेशन को और कैसे रफ्तार दी जाए, इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक की है, और इस बैठक में उन्होंने बेहद अहम बातें भी कही है कि कैसे इस वैक्सीनेशन अभियान को और आगे बढ़ाया जा सकता है, तेज किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये आश्वासन जरूर मिला है कि बहुत जल्द वैक्सीनेशन अभियान तेज होगा, क्योंकि वैक्सीन की भी अवेलेबिलिटी बहुत जल्द बढ़ने वाली है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, ये बैठक किस मायने में बेहद अहम कही जा सकती है और क्या खास बातें? देखिए प्रशांत, 3-4 चीजें इस बैठक में बहुत ही अहम हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये बताया गया, एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया और वैक्सीनेशन और कोविड की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। ये बताया गया कि कुछ समय पहले तक टेस्ट 50 लाख प्रति सप्ताह हो रहे थे, अगर मार्च की शुरुआत की बात करें, और वो इस हफ्ते तक 1,30,00,000 प्रति सप्ताह तक पहुंच गए हैं। यानी टेस्टिंग को काफी तेजी से बढ़ाया गया है। इसके अलावा लोकलाइज कंटेनमेंट स्ट्रेटेजीज को पीएम ने इस समय की जरूरत बताया, और ये कहा कि जहां पर भी मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं वहां पर लोकल कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी को मजबूती के साथ लागू किया जाए। पीएम ने ये भी कहा कि टेस्टिंग के काम को बढ़ाया जाए, ताकि जिन इलाकों में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं वहां की एक सही तस्वीर पता चल सके, और उसके बाद हाई टेस्ट पॉजिटिविटी रेट के आधार पर वहां पर बाकी काम किया जा सके। पीएम ने ये भी कहा कि जो हमारे हेल्थ केयर रिसोर्सेज ग्रामीण इलाकों में, उनको अब घर घर जाकर के टेस्टिंग और सर्विलांस के काम पर लगाया जाना चाहिए। इसमें आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पीएम ने ये भी कहा कि जो लोकलाइज कंटेनमेंट स्ट्रेटेजीज है वो गांव में भी अब पूरी तरीके से लागू की जाए, जहां पर लोगों की टेस्टिंग अभी कम ही है तो उनकी टेस्टिंग ज्यादा की जाए, और अगर कहीं पर केसेस मिलते हैं तो उसको कंटेनमेंट बनाया जाए। साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि राज्य जो है अपने नंबर्स को लेकर के पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहें, किसी तरह के दबाव में ना आए। अगर कोई नंबर ज्यादा भी आते हैं तो भी उन्हें घबराने की बात नहीं है, वो अपनी चीज लेकिन सही तथ्य सामने रखें, तभी ये चीजें ठीक की जा सकेंगी। पीएम ने ये भी कहा कि एक ऑक्सीजन को लेकर के पूरा सप्लाई प्लान पूरा तैयार है, ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, कंसंट्रेटर्स का किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इन सब चीजों पर भी पीएम ने चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में इस बात पर हालांकि नाराजगी जताई कि कई राज्यों में जो वेंटिलेटर भेजे गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, पीएम केयर फंड के तहत जो लिए गए हैं, वो खाली पड़े हैं, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इस बात पर आपत्ति जताई और उनको तुरंत उपयोग में लेने की बात की गई है। विक्रांत, लेकिन ये बात भी कही जाती रही, कई राज्य इस बात की शिकायत करते रहे कि वैक्सीन की कमी है, कुछ और ज्यादा की जरूरत है। कोई ऐसी बातें भी प्रधानमंत्री की ओर से आई है कि उन्हें आश्वासन मिल सका हो इस बात का कि बहुत जल्द ये उपलब्धता होगी? देखिए प्रशांत, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार थी वो पहले के मुकाबले धीमी हुई है, और राज्यों की अपनी दलील है कि वैक्सीनेशन कम उनके पास आ रहा है, जिस कारण से ये रफ्तार कम हुई है। हालांकि सरकार को ये उम्मीद है कि अब उत्पादन चूंकि बढ़ा है, और इसके साथ साथ स्पुतनिक के आने के बाद अभी हालांकि जो आयातित वैक्सीन ही दी जा रही है, उसका भी उपयोग अगले हफ्ते से, ये जो कमिंग वीक है, इससे शुरू हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका उत्पादन भी भारत में ही होने लगेगा, और एक बार उत्पादन उसका भारत में होना शुरू होगा तो अगले कुछ महीने इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा।
सरकार का साफ ये कहना है कि अक्टूबर नवंबर तक इस साल के अंत तक एक बड़े पैमाने पर बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन का काम किया जा सकेगा, क्योंकि अगले कुछ महीने में वैक्सीन तेजी से उपलब्ध होगी। न केवल देसी कंपनियां वैक्सीन तेजी से बना रही हैं उनके उत्पादन को, बल्कि स्पुतनिक के यहाँ लोकल निर्माण होने के बाद स्थितियों में काफी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री की ये बेहद अहम बैठक और गांवों तक अब सुविधा पहुंचाने की बात कही गई है कि गांव में कोई अछूता न रह जाए जिसे इसकी जरूरत है, चाहे वो वैक्सीन हो या फिर ऑक्सीजन। क्योंकि शहरों के बाद अब कोरोना देश के गांवों में भी कहर बरपा रहा है। शहरों के मुकाबले तो गांवों में अचानक कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर होने की वजह से भी यहां हालात और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के ऐसे कई गांव हैं जो हॉटस्पॉट बन चुके हैं कोरोना के। राजस्थान के जोधपुर के चौखा गांव में तो अब तक कोरोना की वजह से 50 लोगों की मौत हो चुकी है एक ही गांव में, जबकि गांव में अब भी बताया जा रहा है 1000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी यही हाल। ग्वालियर में 6 गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। ग्वालियर के रिछेरा गांव में 35, अमरोला गांव में 28 और भेलाखुर्द गांव में एक ही परिवार के 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई गांव हॉटस्पॉट बन चुके हैं। बागपत के ढिकोली गांव में तो 12 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 3 लोगों की इसी गांव में कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। हरियाणा के वजीरपुर गांव में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब गांव के लोगों ने खुद ही बाहर के लोगों के आने जाने पर अपनी पाबंदी लगा दी है। गुरुग्राम जिले के इस गांव की आबादी करीब 4000 है और कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं इस गांव में। इसके बाद लोगों ने खुद ही गांव के बाहर बैरिकेड लगा दिया और आने जाने वालों की निगरानी की जा रही है। राहत की बात यह है कि इस गांव में अभी तक किसी की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। साथ ही साथ गांव में वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जहां गांवों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उस दौर में वजीरपुर गांव जो है वो लोगों के लिए उदाहरण बन सकता है, गांव के लोगों के लिए उदाहरण बन सकता है। आप देख सकती हैं मुख्य द्वार जो है गांव का, वहां पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और कोई भी आता जाता है बाहर से या अंदर से बाहर जाता है तो उनको रोका जाता है, उनसे पूछताछ भी की जाती है। ये बैरिकेडिंग जो हमें जानकारी दी गई गाँव वालों ने पिछले साल आपको याद होगा जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उसके बाद ही ये व्यवस्था की गई थी और तब से ही यहाँ गांव के लोग जो हैं सजग हैं। लगातार ये प्रक्रिया जारी है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, गांव के लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए शुरुआत कब हुई थी जो आप लोगों ने बैरिकेडिंग की? पिछले साल हुई थी 22 दिसंबर के बाद। वो पहले जो लगा था उसी में लगा, मार्च को। यस सर। तो यहाँ क्यों की गई थी, क्या सोच कर किया गया? कोरोना से सेफ्टी के लिए गांव ने ये बैरिकेडिंग कराई थी जी। अनजान लोग गांव में ना आए और आए तो उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो, इस वजह से बैरिकेडिंग कराई गई थी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में सैनी गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा है। गांव वालों का दावा यह है कि पिछले कुछ दिनों में इस गांव में कोरोना की वजह से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गांव के कई लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। गांव वालों का आरोप यह भी है कि उनके गांव में कोरोना टेस्ट का कोई सेंटर तक नहीं है और सबसे नजदीक सेंटर जो है वो भी 15 किलोमीटर दूर है। गांव में हालात बिगड़ने के बाद पिछले 2 दिन से प्रशासन अब यहां ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के पहुंच रहा है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए मिल रही है। इसके अलावा लोगों का आरोप यह भी है कि गांव में टीकाकरण की भी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई है। किस तरह के गांव के हालात हमारी सहयोगी प्रियंका बता रही हैं। गांव देहात में भी कोरोना घुस चुका है और इस कदर घुस गया है कि लोगों की मौत हो रही है और सुविधाओं के नाम पर लोगों के पास कुछ नहीं है। सैनी गांव के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है आपके गांव में? मैडम स्थिति गांव की बहुत खराब है। सैनी गांव में कोरोना पूरी तरह घुस चुका है, ना कोई टेस्टिंग है और 17 लोग मर चुके हैं। 19 अप्रैल से लेकर आज तक इनकी डेथ हो चुकी है। एक आज भी हुई है, ना कोई टेस्टिंग है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई स्वास्थ्य कर्मी गांव में आया अभी तक। ठीक है, क्या प्रशासन ने कोई आप लोगों के लिए सिलेंडर के लिए या इलाज के लिए कोई व्यवस्था की है? हाँ, अभी 2 दिन से जो ना ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के 2-3 कर्मचारी आए थे, एक सिलेंडर भी लाए थे। कुछ देर यहाँ बैठे रहे और ये 10 से 5 आते हैं। 10 से 5 आते हैं और हाँ। रात को अगर किसी को कोई सुविधा, कोई किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 दिन से प्रशासन के लोग आ रहे हैं, एक सिलेंडर लेकर आते हैं।
यही वो जगह है जहां पर वो बैठते हैं, पर आप देख रहे हैं कि पीछे पूरा खाली है। उसका भी एक टाइम फिक्स किया गया है कि 10 से 5 बजे ही जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर, और किसी को जरूरत होती है जब वो अस्पताल से लिखवा के लाए तो उसको ये सिलेंडर दिया जाता है। टेस्टिंग हो रही है आपके यहाँ? नहीं हो रही मैम। टेस्टिंग कहाँ होती है? ग्रेटर नोएडा होती है मैम। यहाँ से आपको मतलब अगर किसी को यहाँ टेस्ट कराना हो, सिम्टम हो, तो कहाँ कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर है। टीके लग रहे हैं आप लोग के गाँव में? नहीं, कुछ कोई टीका भी का नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं। क्यों टीके का केंद्र नहीं है यहाँ? नहीं है, यहाँ काफी दूर है। अच्छा, तो यहाँ अभी किसी को टीके नहीं लगे हैं? किसी को टीके नहीं लगे। तो जहां माना जा रहा है कि कोरोना से सबसे बड़ा बचाव टीका है, टीके भी इस गांव में नहीं लग रहे हैं। आप जरा आगे आके मुझे बताइए, कोई अस्पताल आप कोई अस्पताल यहाँ है, कोई सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी कोई है? बीमार होता तो क्या कर रहे हैं लोग? यहाँ 6-7 किलोमीटर दूर है बादलपुर गांव में। अच्छा, यहाँ कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है आप लोग? यहाँ पे नहीं है। तो अगर कोई बीमार हो जाता तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैनेज क्या कर रहे हैं, यहाँ दिखा लेते हैं प्राइवेट डॉक्टरों को। चेकअप कोई सुविधा नहीं है, 8 किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल है। झोला छाप डॉक्टर गाँव में, उनसे दवाई लेकर करते हैं। जब ज्यादा स्थिति खराब हो जाए तब लेके चलते हैं। वहाँ एडमिट नहीं करता कोई हॉस्पिटलों में, कोई सुविधा नहीं। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? जो सरकारी जो हॉस्पिटल है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। कोई आइसोलेशन वार्ड जहाँ पर अगर कोई बीमार हो घर का, कोई ऐसे कोई सुविधा है? नहीं, कोई सुविधा ऐसी नहीं है यहाँ पे मैडम। तो ये सैनी गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं कि टेस्टिंग सेंटर यहाँ नहीं है, टीके यहाँ नहीं लगे हैं, किसी को भी टीके यहाँ नहीं लगे हैं। इसके अलावा प्रशासन 2 दिन से एक सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनका समय फिक्स है 10 से 5। जैसे इस वक्त यहाँ मौजूद है तो प्रशासन से यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। लोगों के पास प्राइवेट डॉक्टर्स के पास या झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं, और शायद यही कारण है कि गांव में 17 मौतों का दावा किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल शर्मा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। सैनी गांव से कुछ दूरी पर ही एक छोटा सा अस्पताल भी है, लेकिन यह अस्पताल भी पूरी तरह से बदहाल है और बताया जा रहा है कि यह अस्पताल 100 बेड की क्षमता वाला है, जहां पर एक्सरे तक की सुविधा है, लेकिन इस अस्पताल का इस्तेमाल कोविड के इलाज के लिए नहीं हो पा रहा है। लोगों का आरोप है कि कोरोना के गंभीर हालात में यह अस्पताल काफी दिनों से बंद पड़ा है और यहां दवा तक उपलब्ध नहीं है, और अगर ये अस्पताल ठीक हो जाए तो इसका लाभ आसपास के करीब 1 लाख लोगों को मिल सकता है। सैनी गांव से थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर आए हैं, जो गांव के लोग हैं वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। यहाँ भी किसी तरीके से इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। ये एक्सरे मशीन का रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेड्स लगे हैं, पीछे स्ट्रेचर्स नजर आ रहे हैं। इस तरीके का पूरा ये अस्पताल यहाँ पर है, जिसकी संख्या 100 बेड की, मतलब इसके लिए जब ये अस्पताल तैयार किया गया था तो 100 बेड की संख्या यहाँ आ पाए, ये तैयारी की गई थी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं इस अस्पताल को प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश सरकार अपने अधीन लेकर इसको सरकारी अस्पताल घोषित करे, और यहाँ पर जो गांव के आसपास के लोग हैं, 50 गांवों के लोग यहाँ पे, लगभग 1 लाख आबादी है गांवों की, तो वो उस आबादी को फायदा मिल रहा है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं प्राधिकरण इस अस्पताल को अपने अधीन ले ले। तो इस अस्पताल में वैसे मरीज नहीं भर्ती होते या कुछ नहीं होता? नहीं होता मैडम, काफी दिन से बंद पड़ी है, कोई आता नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। काफी दिनों 1990 में बनकर तैयार हुई थी, आज तक कोई हुई नहीं है इसका। एक डॉक्टर हफ्ता में 1 दिन आता है, बाकी दिन खाली पड़ी रहती है, प्राइवेट डॉक्टर। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि जगह की कमी हो, ये इस जगह को एक्वायर करके यहाँ पर 100 बेड्स तक लग सकते हैं, जो कि फिलहाल इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम आ सकते हैं, चाहे कोविड केयर सेंटर के तौर पर हो, आइसोलेशन सेंटर के तौर पर हो। आसपास के गांव के लोगों को इससे मदद मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल शर्मा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में शहर के अस्पतालों में बेड की कमी दिखाई दे रही है और ऑक्सीजन की किल्लत भी दूसरी तरफ है। तो वहीं गांव में भी कोरोना अब लगातार लोगों को परेशान कर रहा है और ये पूरी व्यवस्था के लिए एक चुनौती बना हुआ है। गांव वालों का दावा है कि उनके गांव के नजदीक कोरोना टेस्ट के सेंटर तक नहीं है। न्यूज 18 की टीम को गांव में कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज के दौरान एक ऐसा भी गांव मिला जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य केंद्र पर गोबर और भूसा भर दिया गया है। इसीलिए कोरोना के कहर के बीच गांव पूरी तरह से भगवान भरोसे नजर आ रहे हैं। हमारे पिछले 15 दिन में गांव में कम से कम 50-60 मौत हो चुकी है। नौजवान जा रहे हैं
कोई कैसी सुविधा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में। महामारी और कहाँ फैलेगी, इतनी महामारी फैल रही है, रोज की मर रहे हैं। एक टेस्टिंग सेंटर है, वो भी 5 गांव के बीच में एक है। मैं खुद गया हूँ टेस्टिंग के लिए, उन्होंने अपनी किट उतार दी है, बोला पीपीआई किट उतार दी, अब मैं नहीं करूँगा, कल आना। हम बहुत परेशान हैं, अब बताओ मरने की नौबत आ रही है। जो चिकित्सालय है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर के उपले भरे हुए हैं और कहीं से भी ये आपको चिकित्सालय नजर नहीं आएगा। कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शुरू में यहाँ डॉक्टर भी बैठा था आगे, उसके बाद फिर कोई आया नहीं आपको। कोरोना को भी नहीं मालूम रहा होगा कि दूसरी लहर में जब वो गांव का रुख करेगा तो उसका सामना सिर्फ यहाँ के लोगों से नहीं बल्कि हैरान करने वाली मेडिकल व्यवस्थाओं से भी होगा। व्यवस्था कहना नाइंसाफी है, इसे अव्यवस्था कहना ज्यादा सही होगा। जरा सोचिए, कोरोना महामारी में देश की जनता, सरकारें और सिस्टम से जुड़े लोग सिर पकड़कर बैठे हैं, लेकिन गांव-गांव घूमता कोरोना जो तस्वीरें सामने ला रहा है वो महामारी के दौर में सबसे खतरनाक आईना दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में न्यूज 18 की टीम ने कुछ गांवों का दौरा किया तो भूपखेड़ी गांव के स्वास्थ्य केंद्र में गोबर का ढेर मिला। दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव से ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि यहां 5-5 गांवों में सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर है। इसी तरह हरियाणा के पलवल में जब से गांव में कोरोना मरीजों की मौत की संख्या बढ़ रही है तब से टेस्ट कम होने लगे हैं। राजस्थान के दौसा के गांवों की जमीनी हकीकत यह है कि यहां शादियों की वजह से पिछले 3 हफ्तों से कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़े हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। कोरोना की पहली लहर में देश के ग्रामीण इलाके सबसे सुरक्षित रहे, लेकिन दूसरी लहर का कहर अब गांवों पर टूटा है। इसलिए गांव से कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जरूरी है। न्यूज 18 की टीम ने 3 राज्यों से कुछ ग्राम पंचायतों में कोरोना के बढ़ते मामले और मेडिकल सुविधाओं का रियलिटी चेक किया। यूपी के गाजियाबाद में दीपक रावत पहुंचे। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में प्रियंका कांडपाल ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। वहीं हरियाणा के पलवल में यतेंद्र शर्मा गांव में पहुंचे और कोरोना के हालात का सच जाना। सबसे पहले आपको गाजियाबाद के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपने शायद ही कभी देखा हो। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दवाएं और डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी, वहां गोबर और भूसा भरा है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। गांव की आबादी करीबन 5 से 6 हजार लोगों की है। कोरोना की वजह से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन अगर प्राथमिक उपचार की बात करें या किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो गांव में किस तरह की मिल रही है, इसकी तस्दीक करता है ये गांव का प्राथमिक चिकित्सालय। इसको बनाया तो इसलिए गया था कि लोगों को प्राथमिक उपचार मिल सके, लेकिन स्थिति आप देखिए कि जो चिकित्सालय है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर के उपले भरे हुए हैं और कहीं से भी ये आपको चिकित्सालय नजर नहीं आएगा। गांव के लोगों का कहना है कि कई सालों से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है, हालांकि कागजों पर ये प्राथमिक उपचार के लिए एक सेंटर है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में कोरोना से लड़ने का ये इंतजाम देखने के बाद बताने की जरूरत नहीं कि वायरस से पीड़ित लोगों का क्या हाल होगा। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कई गांवों के हिसाब से कोविड सेंटर में तब्दील किया जा सकता था, वो कई साल से अस्थायी कूड़ा घर बना हुआ है। ये जगह इलाज के बजाय बीमारी बांटने वाली ज्यादा बन चुकी है। ये कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शुरू में यहाँ डॉक्टर भी बैठा था आगे, उसके बाद फिर कोई आया नहीं यहाँ पे। अच्छा। अभी सामने आप स्थिति देख रहे हो, पानी भरा हुआ है और अंदर भूसा वगैरह है, तो कोई पेशेंट आके यहाँ ठीक ठाक आदमी भी आएगा तो वो पेशेंट होने जाएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कि कोरोना जो अब चल रहा है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ऐसे दौर में भी अगर इसको ठीक कर लिया होता
तो शायद कुछ लोगों की जानें बचाई जा सकती। हमारा एक लड़के ने जान गंवाई है जी, 20 साल उम्र थी उसकी। उसे 3 दिन लेके गए, मेरठ लेके गए, दिल्ली लेके गए और राजस्थान तक लेके गए। उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में मेडिकल सुविधाओं का सच आपने देख लिया। अब कोरोना रिपोर्ट भी जान लीजिए। समय पर कोरोना संभावित मरीजों की जांच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वक्त पर सही इलाज नहीं मिल रहा है। कुछ हफ्तों में कई लोगों की कोरोना से मौत का दावा किया जा रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि हाल ही में एक 22 से 23 साल के लड़के की कोरोना से मौत हो गई। मेरठ से दिल्ली तक तमाम अस्पतालों में इलाज दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन ना बेड मिला और ना ही सही इलाज। आखिरकार घर वापस लौटना पड़ा तो कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो गई। प्रशासन की बेपरवाही पर लोगों में गुस्सा और मायूसी है। हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल वगैरह हुए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो उनकी हालत काफी खराब है। जैसे हमारे पे कोविड पेशेंट हो रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। खासकर जिनको सिम्टम भी है उनको चेकिंग नहीं की जा रही है, उनकी टेस्टिंग नहीं की जा रही है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव के पास जावली गांव में भी कई घरों में कोरोना का मातम है। जावली गांव में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर लोगों का बड़ा दावा है। वो कहते हैं कि पिछले 1 महीने में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों के मुताबिक ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यूपी के गाजियाबाद जिले के जावली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस गांव की अगर बात करें तो गांव वालों का ये दावा है कि पिछले 1 महीने में अब तक कोरोना के सिम्टम्स के साथ करीबन 45 से 46 लोगों की मौत हो चुकी है। सिम्टम्स के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच सबकी नहीं हो पाई। कुछ लोग बीमारी के दौरान चल बसे, कुछ का टेस्ट हुआ था तो रिपोर्ट आनी बाकी थी, उससे पहले ही मौत हो गई, तो कुछ लोगों ने टेस्ट ही नहीं कराया। इस गांव की आबादी की अगर बात करें तो करीबन 13,000 की आबादी का एक गांव है, काफी बड़ी आबादी है। उसके बावजूद भी गांव वालों का ये कहना है कि आसपास टेस्टिंग सेंटर नहीं बना हुआ है। क्या बुरे हालात चल रहे? दीपक जी, यहाँ स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि लोगों का घर से बाहर निकलने में एक डर का माहौल इतना फैल गया है कि कोई जैसे हमारे आसपास में मृत्यु भी हो रही है लोगों की, तो वहाँ जाने में भी लोग इतने डरे हुए हैं कि जाके अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे। वहाँ जाकर बैठ जाएंगे तो एक डर का माहौल है कि भाई हमारे होगी। उपचार की तो कोई माध्यम है ही नहीं, कॉल भी करी जाती है बार बार, कोई सुनवाई नहीं है। गाजियाबाद के जावली गांव में रहने वाले महकार कसाना अपने हाथों में मरने वालों की पूरी लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी प्रशासन की कोई टीम गांव आएगी तो वो कोरोना से होने वाली मौत का सच इसी लिस्ट के जरिए बताएंगे। 45 लोगों की मृत्यु का बोलना एक अति संयुक्ति लगती है, लेकिन ये वास्तविकता, अगर ये मृत्यु जो है कोरोना से नहीं हुई तो किस कारण से इतनी मृत्यु दर बढ़ा? क्या इस तरफ भी शासन प्रशासन का ध्यान गया? नहीं गया। मैं आपको सिकोर करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो मृत्यु लोगों की हुई, अधिकतरों के उसमें जांचें हुई जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन गांववासी भयभीत है, कोई हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं। अगर हॉस्पिटल जा भी रहे तो उनको वो ना तो टेस्टिंग हो पा रही है, ना उनको बेड की यानी उनको दाखिल होने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जावली गांव में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जांच से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक और सैनिटाइजेशन से लेकर इलाज तक किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा। टेस्ट के कारण क्योंकि ना तो ये पता चल रही कि मेरे अंदर क्या है या दूसरे पास है। हम जब कभी टेस्ट कराते हैं तो हमें जीटीबी हॉस्पिटल भागना पड़ता है, या वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो पहले पेशेंट है हम उन्हीं का टेस्ट कराएंगे, बाकी हम किसी का नहीं कराएंगे। 8 दिन से हमारी घरवाली रो रही है। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इतनी तगड़ी दिक्कत बन रही सर कि हम क्या बताएं। घर पे वो रो रही हो और कहीं अगर ले भी जाते हैं तो कोरोना का डर भी रहता है। गाजियाबाद के जावली गांव में रहने वाले रविंद्र कसाना ने न्यूज़ 18 को बताया कि उनके परिवार में कई लोगों को एक साथ कोरोना हो गया था। मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। पुलिस की मदद से इलाज तो मिल गया, लेकिन मां की जान नहीं बच सकी। रविंद्र का दावा है कि गांव में कई लोग बीमार हैं, लगभग हर रोज किसी की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन और मेडिकल विभाग की टीम नदारद है। कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, जीटीबी हॉस्पिटल भी गया था, वहां भी मुझे कोई नहीं, उन्होंने एंटीजन टेस्ट करके नेगेटिव और बता दिया वहां से। तो एंटीजन किट पे मैं क्या विश्वास कर लेंगे। हमारे गांव से 15 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जाकर अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा लें, जिससे हमें संतुष्टि हो सके। गाँव में लोग बीमार है, कहीं भी गांव में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहाँ ऐसा नहीं है कि कोरोना से संबंधित किट हो जो उनको उपचार दिया जा सके।
हरियाणा के पलवल में कई गांवों में कोरोना की वजह से हो रही मौत को लेकर खौफ है। पलवल से करीब 5 किलोमीटर दूर औरंगाबाद गांव में दूसरी लहर में अब तक 20 से 25 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। पलवल से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है औरंगाबाद गांव। ये औरंगाबाद गांव की हम सड़कें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना का कहर टूट कर पड़ा है। काफ़ी सारे लोग इस छोटे से गांव में कोरोना संक्रमित हुए हैं और जिसमें से कई लोगों की मौत भी होगी। और शायद यही कारण है कि दूर दूर तक आप देखेंगे तो गलियाँ सुनसान पड़ी हैं, लोग घरों से कम पलवल के औरंगाबाद गांव में लोगों को अब भी कोरोना से लड़ने के लिए बुनियादी सुविधाओं की बहुत जरूरत है, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से सामुदायिक केंद्रों पर टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन वैक्सीन सेंटर कई किलोमीटर दूर है। इसकी वजह से कई बुजुर्ग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। वैक्सीन लगाने वाले आए हैं? एक लगी सोई। एक लगी है? एक दोबारा आई ना तो दोबारा ना जाना पड़ेगा ना? तो वहीं यहाँ में हमारे पार्क में। अच्छा, आए ना होगी। यहाँ नंबर नहीं आ रहा जी, कोई दी घोट जा रहा है, कोई होटल जा रहा है, कोई मंडकोला जा रहा है, जो ऑनलाइन को नंबर आवे वहाँ जो है बालक। अच्छा, हाँ, यहाँ नंबर नहीं, इतना बड़ा गाँव। औरंगाबाद गांव में कोरोना के खौफ की वजह से सन्नाटा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि हर तीसरे घर में कोई न कोई कोरोना पॉजिटिव डिक्रीजिंग ट्रेंड केसेस में नोट किया जा रहा है और आज देश में 3,26,000 के करीब केसेस टोटल रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही हम अगर एनालाइज करें कि देश में एक्टिव केसेस किस तरह से फैले हुए हैं तो हम देखते हैं कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस अभी 11 स्टेट्स में हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 8 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं और 17 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। यहां मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि पिछली बार जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिले थे तब देश में ऐसी स्टेट्स 12 थी जो घटकर अब 11 रह गई हैं, जिसमें कि हरियाणा के ओवरऑल एक्टिव केसेस 1 लाख से कम हो चुके हैं। इसी के साथ ही जो स्टेट 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस के बीच में थी वह 8 स्टेट्स हैं, जिसमें हरियाणा ऐड हुई है, लेकिन दूसरे स्थाई पर झारखंड में केसेस 50,000 से कम हो चुके हैं। इस तरीके से हम देखें, साथ ही हम पाते हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ वह स्टेट जहां पर कि नंबर ऑफ केसेस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, उनमें भी ओवरऑल हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते में एक्टिव केसेस में काफी कम नंबर नोट किया जा रहा है। हाउएवर, कॉज ऑफ कंसर्न इज कि तमिलनाडु में एक्टिव केसेस में हमने काफी वृद्धि पिछले 1 वीक में नोट भी की है। हमारी वीकली रिकवरीज सभी मेजर स्टेट्स में बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ एरियाज जहां पर और इंप्रूवमेंट की जरूरत है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। अगर हम देश की पॉजिटिविटी को एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी वाले राज्य 24 हैं, 5 से 15% पॉजिटिविटी 10 राज्यों में है और लेस देन 5% पॉजिटिविटी 3 राज्यों में है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पाते हैं कि 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पिछले 1 हफ्ते में डिक्रीज इन पॉजिटिविटी को नोट किया गया है। यह विषय इसलिए मुख्य है, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी इंडिकेट कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, कंटेनमेंट एफर्ट्स हमारे काम कर रहे हैं। और उसी के तहत हम देखते हैं कि ओवरऑल देश में जो केस पॉजिटिविटी पिछले हफ्ते 21.9% थी वह घटते घटते अब 19.8% के करीब नोट की जा रही है। हमने देखा है कि मेजर ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ केस पॉजिटिविटी कुछ स्टेट्स में पाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं और 7 मेजर स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, वहां पर भी एक ट्रेंड टुवर्ड डिक्रीज इन पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है। हमारी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर हम या तो एक डिक्रीज इन केसेस या एक प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं। जरूरत है कि जहां पर यह ट्रेंड नोट किया जा रहा है उन स्टेट्स में कंटेनमेंट एक्टिविटीज उसी सुचारू रूप से चलती रहें ताकि यह ट्रेंड कंटिन्यूड रहे और केसेस और कम होते रहें। मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, गुजरात, इन स्टेट्स में एक स्थाई पर केसेस कम हो रहे हैं। दूसरे स्थाई पर यह भी एक नोट करने वाला विषय है कि यहां पर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस अभी भी काफी अधिक हैं, जिसके कारण
उन स्टेट्स को कंटेनमेंट एक्टिविटीज, वह कार्य जिनसे कि हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन होने वाले लोगों को हम मैनेज कर सकें, उसके लिए उन्हें उसी सुचारू रूप से कार्य करते रहना पड़ेगा। इसी तरीके से हम देखें कि तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स में भी हम केसेस में एक कमी नोट कर रहे हैं। अगर हम देखें कि एक स्थाई पर यह हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, फिर भी ऐसी कुछ स्टेट्स है जहां पर हम केसेस में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड कंटिन्यूड बेसिस पर नोट कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि उन स्टेट्स में केसेस को कंट्रोल करने के लिए उतने ही अधिक एफर्ट्स करने की जरूरत है, जिसमें मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम और हिमाचल जैसी स्टेट्स हैं। यहां हम आप लोगों की दृष्टि में यह भी लाना चाहेंगे कि एक हमने जो गाइडलाइंस दी थी, जो कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इंडिकेट करता है कि कितना वहां पर केसेस पे हमें उतने ही एडिशनल एफर्ट्स की जरूरत है, तो यह लिस्ट जो कि जितने जिले जो कि 10% से अधिक पॉजिटिविटी हैं, जहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत काम किया जाए, जिसके बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस के द्वारा डायरेक्शंस भी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इशू की हैं, वह जिले देश में करीब 516 हैं, जिसमें कि हमें कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले 2 हफ्तों से केसेस में डिक्रीज नोट कर रहे हैं। ऐसे 187 जिलों में से कुछ जिले हमने आपके सामने दर्शाए हैं, जिसमें मुख्यतः नागपुर, अहमदाबाद, नासिक, थाने, लखनऊ, मुंबई, वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर ये ट्रेंड कंटिन्यूड बेसिस पर नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि इस जिले का प्रशासन अपने उन एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखे जिसके द्वारा वह केसेस कंट्रोल करने में अब तक रिलेटिवली सक्षम दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न हमारे सामने यह भी है कि काफी ऐसे जिले हैं जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। ऐसे 316 जिले हैं देश में जहां पर यह इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटीज उन जिलों में सुचारू रूप से चले। हम ये इंश्योर करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो किया जाए, ताकि हम केसेस की ग्रोथ को रोक सकें, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि चेन्नई, साउथ वेस्ट दिल्ली, कोल्लम, चेंगलपट्टू, कोयम्बटूर, वायएसआर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश, इस तरह के जिलों में जहां पर कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, वहां पर कंटेनमेंट एक्टिविटीज की और स्ट्रिंजेंट एक्शन की सख्त जरूरत रहेगी। ओवरऑल देश की वैक्सीन कवरेज देखें तो पाते हैं कि हमारे देश ने जो अब तक वैक्सीनेशन कवर किया है उसमें 18 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज 13.74 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स 1.62 करोड़ डोजेज, इसी तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स 2.25 करोड़ डोजेज, और वह आयु वर्ग 18 से 44 जो आयु वर्ग है उसमें करीब 42.59 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही हम हमेशा बात करते हैं कि कभी भी हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटीज, हमारा कोविड मैनेजमेंट 2 भागों में एनालाइज करा जाना चाहिए। एक तरफ हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स चलते रहें, यानी कि हम रूट कॉज पर काम करें, इन्फेक्शन को ही ना फैलने दें। दूसरी तरफ हमारी मेडिसिन व्यवस्था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुचारू रूप से जो केसेस अगर पॉजिटिव हो भी उनको समय पर मैनेज करे, ताकि वे केसेस भी रिकवर हो सके। इसी के तहत हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे कि जैसे भोपाल में करीब 200-250 जब केसेस आने शुरू हुए, वहां पर कुछ कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर फोकस किया गया इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन फॉर 1 डे। इसी तरह से वीकेंड लॉकडाउन करता रहे, लेकिन हमने पाया कि केसेस फिर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। उन बढ़ते केसेस की परिस्थिति में हमने देखा कि एक स्थाई पर केस पॉजिटिविटी जो 14% थी वह बढ़ी 22% हुई, 22 से 25, 25 से 29 और 29 से बढ़ते बढ़ते 33 और 37% हो गई, जिससे यह पता लगता है कि वहां पर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था, जो ओवरऑल हमारे कितने भी एफर्ट्स हो उसमें हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन पैदा कर सकता है। स्टेट के द्वारा किए गए प्रयत्न इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस, उनका इंपैक्ट जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि कभी भी हम कंटेनमेंट एफर्ट्स करते हैं तो थोड़ा समय लगता है कि उसका इंपैक्ट हमारे को फील्ड में दिखाई दे। तो जो एक पीक 5,725 केसेस की आई, वह धीरे धीरे करते हुए अब करीब 2,800 केसेस, और साथ ही हमारा 37% जो हमारा
केस पॉजिटिविटी घटते घटते अब 22.7% रह गई है। ये एफर्ट्स अभी भी कंटिन्यू करने की जरूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, जहां पर भी 10% से अधिक पॉजिटिविटी हो वहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत काम करे जाना बहुत जरूरी है। यहां यह समझने की जरूरत अति आवश्यक है कि जब भी हम कंटेनमेंट पर काम करें तो हम ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंटेनमेंट पर काम करने की अति आवश्यकता है। यानी कि अगर हमने मान लीजिए मास्क का इस्तेमाल किया लेकिन 2 गज की दूरी नहीं रखी, इसी तरह से हमने रेस्ट्रिक्शंस और इंटरमिंगलिंग को एक जगह पर स्टॉप किया लेकिन दूसरी जगह पर स्टॉप नहीं किया, तो हम उस सिचुएशन में आ सकते हैं कि यहां पर हमने केस को कंटेन किया, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका, लेकिन दूसरी जगह पर वह इन्फेक्शन का स्प्रेड फिर हो सकता है। तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के तहत फील्ड पर काम हो, जिसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से स्टेट्स को रिक्वायर्ड गाइडेंस भी प्रोवाइड की है। आज एक स्थाई पर जब हम अपने घरों में रह रहे हैं रिलेटिवली, हमारे को जरूरत है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म भी क्रिएट करें कि रेगुलर मेडिकल संबंधित गाइडलाइंस, रेगुलर मेडिसिन संबंधित जो हमें जानकारी या कोई हमारी डॉक्टर से अगर हमें संपर्क करना हो तो हम घर पर रहकर भी उसे कर सकें, जिसके तहत हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे स्टे होम स्टे सेफ। उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेलीमेडिसिन पद्धति भी शुरू की है, जिसके तहत आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली हम लोग लाना चाहेंगे कि यह ई संजीवनी एप्लीकेशन, जिसके 2 कंपोनेंट हैं, यह अब तक 50 लाख पेशेंट्स को 31 स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है। इसके द्वारा ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, की जा रही हैं। इसके द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड ओपीडी भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके द्वारा जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनको ओपीडी दी जा रही है, और जिसमें हम फाइनल ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी हेल्प ले रहे हैं ताकि हम पेशेंट्स को स्क्रीन कर सकें। इस सर्विस के 2 कंपोनेंट हैं, एक पेशेंट टू डॉक्टर यानी कि ओपीडी सर्विसेज, एक डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन। पेशेंट टू डॉक्टर सर्विसेज अभी 28 राज्यों में चल रही हैं, जिसमें 17,000 से अधिक डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह डॉक्टर टू डॉक्टर सर्विसेज 22 राज्यों में चल रही हैं, जिसमें 21,000 के करीब डॉक्टर्स लोग इन्वॉल्व हैं। अब तक अगर हम देखें तो पाते हैं कि पेशेंट टू डॉक्टर में 30 लाख से अधिक कंसल्टेशंस हो चुके हैं, और इसी तरीके से डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन में भी करीब 19.7 लाख कंसल्टेशंस हो चुके हैं। यहां हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं ई संजीवनी ओपीडी पर, वहां पर आप अपना वेरीफाई करेंगे एक मोबाइल नंबर, उसके बाद एक टोकन आपके लिए जनरेट किया जाएगा जो भी पेशेंट ये सर्विस चाहता है, और उसके बाद उन लोगों को एक वेटिंग टर्न मिलेगा, और जैसे ही एक डॉक्टर जो कि उस समय अवेलेबल हैं वो फ्री होंगे, तुरंत आप अपनी टेली कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज देश में 350 प्लस ओपीडी ऐसे सेंटर्स इस ई संजीवनी एप्लीकेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें एम्स भटिंडा, बीबी नगर, कल्याणी, ऋषिकेश जैसे टर्चरी हाई केयर इंस्टीट्यूट्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही एक्स आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी यह मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसके अभी तक 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए जब आप अपने घर पर रहें, आपको मेडिकल संबंधित कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही चाहे वह हमारे कम्युनिटी केयर सेंटर्स हों, चाहे वह हमारे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर का कंसल्टेशन हो, ताकि अगर हमें ICU या ऐसी कोई सर्विसेज रन करनी हो, उसके लिए डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विसेज भी सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके तहत 18,000 से अधिक देश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 1,500 से अधिक हब हैं जहां पर ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में रहने वाले हमारे डॉक्टर्स हों या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हों, इनको कोई भी गाइडेंस चाहिएगी तो ये इन हब्स में रहने वाले डॉक्टर से बात करके वह गाइडेंस ले सकते हैं। इसी के तहत एक और मुख्य विषय मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, कुछ स्टेट लेवल इनिशिएटिव भी हुए हैं। कोरोना पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी मिसाल मध्य प्रदेश के भोपाल में परवलिया गांव में भी लोगों ने पेश की है। 5,000 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव मरीज है जो भोपाल के अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा पूरे गांव में एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं है। कोरोना को गांव में घुसने से रोकने में गांव के लोगों और यहां के पुलिस प्रशासन ने मिलकर के अहम भूमिका निभाई है।
गांव के लोगों ने खुद ही समय से पहले ही कोरोना कर्फ्यू अपने गांव में लगा दिया, साथ ही साथ दुकानों तक को बंद कर दिया। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मचारियों और पुलिस के समझाने पर गांव के सभी लोग मास्क भी लगाते हैं और कोरोना नियमों का पूरी तरह से यहां पालन किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस भी पूरे गांव में लगातार पेट्रोलिंग करती है। साथ ही साथ लोगों को जरूरत पड़ने पर बाहर से सामान ला करके भी दिया जाता है। कोरोना को भगाना है तो पहले खुद को जगाना है और इसकी मिसाल कायम की है परवलिया सड़क के इस गांव में। हम इस पंचायत भवन है जिससे गांव वालों ने एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया। देखिए क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन बन गया, लेकिन बड़ी अजीब बात है, गांव वालों का इतना अच्छा मैनेजमेंट था, इतना अच्छा प्रबंधन था कि इस क्वारंटाइन सेंटर में एक भी कोरोना मरीज को लाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि गांव वाले के जो तमाम जो लोग थे वो अगर कुछ होता था तो खुद ही अपने घरों में अच्छे से क्वारंटाइन हो जाते थे। देखिए पूरा यहाँ किट रखी हुई है, सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, मास्क रखे हैं, सैनिटाइज़र रखे हैं, ऑक्सीमीटर रखा है और सारी तैयारी है कि अगर कोई बीमार होता है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे फ़ौरन यहाँ पर लाया जा सके। लेकिन आपने सारी तैयारी की और एक भी आया तो नहीं यहाँ कोरोना का? नहीं आया सर। क्यों? सर यहाँ हमारी पब्लिक भी अच्छी है और सपोर्ट अच्छा है उनका, और उन्होंने कहा कि अभी हमारे घर पे व्यवस्था है, हम यहीं कर लेंगे, आप यहीं हमारी व्यवस्था करवा दो, दवाई दे दो, जो भी देना है। इस चक्कर में सब कोई बाहर घूमते मिलता है फिर कोरोना का मरीज? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी एक भी मरीज ऐसा नहीं है कि जो बाहर निकला हो 14 दिन से पहले, जो अभी तक ठीक होने के बाद ही निकले, पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए, फिर दोबारा उन्होंने जाँच करवाई। आज की तारीख में एक भी मरीज नहीं है? आज की तारीख में एक मरीज है, जो यहाँ पे नहीं है वो भोपाल है। अच्छा। उनके घर वाले बोले कि भैया हमारे पापा हैं अकेले, तो हम उनको अच्छे से इलाज करवा लें। ये देखिए गांव में एक भी मरीज नहीं, एक मरीज था तो उसे भोपाल में इलाज के लिए ले जाया गया है। ये है परवलिया सड़क का एक गांव। यानी कैसे सीखा जा सकता है कि गांव वाले अगर चाहें तो कैसे कोरोना को कैद कर सकते हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। टाउटे तूफान 18 मई को गुजरात में समुद्र तट से टकराएगा, लेकिन इसका असर पहले ही दिखाई दे रहा है। केरल के तट पर टाउटे तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही है और भारी बारिश हो रही है। मल्लपुरम और कोझिकोड में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा में भी सुबह से तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और गोवा में भी टाउटे तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र 17 मई तक खतरनाक तूफान में बदल सकता है। मैं अभी नॉर्दर्न केरला का पय्याम्बलम सीशोर में है। अभी आप देख सकता है कि सीशोर में सी कितना रफ है। इधर जो मछुआर लोग हैं उन्होंने प्रशासन से वार्निंग मिल चुका है कि आज समुद्र में नहीं जाएगा, और प्रशासन ने सभी लोगों को जो समुद्र के किनारे पर रहता है उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए की कोशिश भी शुरू किया है। जहां पानी उनके घर में आती है उस जगहों में स्कूल्स वगैरह रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ओपन कर चुका है। और इधर कन्नूर की तालुक्स में 24 आवर्स जो काम करता है, इस तरह का कंट्रोल रूम भी शुरू किया है। और कोविड के वजह से कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए सबको प्रशासन ने सबको कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए भी निर्देश दिया है। टाउटे तूफान से सबसे ज्यादा गुजरात के तटीय इलाकों को नुकसान पहुंचने की आशंका जाहिर की गई है और इसे देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। समुद्र में गए हुए सभी मछुआरों को प्रशासन की तरफ से वापस बुला लिया गया है। साथ ही साथ चेतावनी दी गई है कि जिन मछुआरों को आदेश मानने से जिन्होंने मना किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। टाउटे तूफान की वजह से गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका, राजकोट और जूनागढ़ में भारी बारिश की आशंका है और इसे देखते हुए एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। अगले 12 घंटे में उसका इंटेंसिफिकेशन होके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा एंड 24 घंटे में यानी कल सुबह तक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का संभावना है। उसका मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्ली होगा और उस साइक्लोन का जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होके गुजरात कोस्ट को क्रॉस करेगा 18th आफ्टरनून और इवनिंग तक, और उसका विंड स्पीड रहेगा 145 to 155 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 165 किलोमीटर पर आवर।
जिसमें आपको लेबलिंग